हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है जयदीप। बात करने वाले हैं इंडक्टर्स के बारे में। हमने कुछ बेसिक बातें इंडक्टर्स के बारे में पढ़ी थी, जैसे कि एक सोलेनोइड को जब आप सर्किट में यूज करते हैं तो उसे इंडक्टर कहते हैं। इंडक्टर हमेशा अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करता है। अब हम बात करते हैं कि एक इंडक्टर को अगर हम सर्किट में यूज करें तो उस पर क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, और ये बात हम कर चुके थे कि इंडक्टेंस के लिए जो सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट होता है एल, और ई इंड्यूस जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं एल डी आई बाई डी टी। यहां तक हम सारी बातें कर चुके थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अगर एक इंडक्टर को एक आइडियल बैटरी से अगर कनेक्ट कर दें तो उसमें करंट ग्रोथ कैसी होगी। ठीक है, तो क्या किया, करंट ग्रोथ in an inductor across an ideal battery। ठीक है, आइडियल बैटरी मतलब जिसका रेजिस्टेंस कितना हो, जीरो, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो, ऐसे एक बैटरी के साथ हमने इसे कनेक्ट कर दिया। तो कोई रेजिस्टेंस होता नहीं है, वो तो एक कॉइल है, और कॉइल ऐसी जिसका भाई प्योर कंडक्टर वो है, उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो हमें जब बात करनी है कि एक इंडक्टर को जब आप कनेक्ट कर देते हैं ऐसी एक बैटरी से जहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी जीरो हो, तो इस पूरे सर्किट में कोई रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। इस पूरे सर्किट में कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है। बैटरी अगर वी है या एल है, तो हमें पता है कि भाई इसमें करंट जो चलेगा कितना हो जाएगा, क्या इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों, क्या ये शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेवियर है। इस तरीके से कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, इंडक्टर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये ऐसा बिहेवियर है। और हमें पता है जब रेजिस्टेंस जीरो होता है तो आई लिखा जाता है वी बाई आर, जब रेजिस्टेंस जीरो तो आई हो जाएगा इनफाइनाइट। पर यहाँ पे क्या करंट तुरंत इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या कनेक्ट करते ही ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्या करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ये यहाँ पे देखने वाली बात है। अब क्योंकि इंडक्टर हमेशा अपोज करता है अपने अंदर होने वाले चेंजेस को, तो यहाँ पे करंट अचानक से इनफाइनाइट नहीं हो पाएगा। जब आपने लेट्स से कवन यहाँ पे की भी बना देते हैं, जैसे आप इस स्विच को क्लोज हैं, करंट धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज होगा। और ये बात हम इक्वेशन से भी देख सकते हैं। कैसे, सोचिए करंट यहाँ से इस तरीके से फ्लो होना शुरू होगा, इधर फ्लो होना शुरू होगा। ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में चला और करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है समय के साथ। तो जब करंट इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ई इंड्यूस कैसा आना चाहिए, ई इंड्यूस की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, सच दैट ये इंक्रीमेंट को अपोज करे। मतलब ई इंड्यूस आना चाहिए ऐसा कि प्लस और माइनस ऐसा होना चाहिए, सच दैट ये एक ऐसी बैटरी की तरह बिहेव करे जो इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करे, तभी ये इंक्रीमेंट को अपोज कर सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लस माइनस, यहाँ वी का भी है ये प्लस और माइनस। अब अगर इस लूप के लिए देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि जो ई इंड्यूस जा रहा है और जो नीचे वी है, पोटेंशियल अगर अपन सेम करें तो ये बोल सकते हैं कि ई इंड्यूस्ड इज नथिंग बट इक्वल टू वी। ये कैसे लिखा हमने, तो अब यहाँ पे जीरो मान लीजिए, यहाँ पे जीरो मान लीजिए, जो हम पहले केवीएल केसीएल के लिए करते थे वैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे भी। इस तरफ कितना आएगा, इस तरफ आएगा वी और इस तरफ आएगा आपका ई इंड्यूस्ड, और ये दोनों होने चाहिए बराबर, क्योंकि दोनों एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है सीधे सीधे। ठीक है, तो आपने V और E इंड्यूस को बराबर कर लिया। हमें पता है कि E इंड्यूस की वैल्यू होती है L डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू V। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ से आपके को आएगा डी आई इक्वल टू V बाई एल डी टी। अब V कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, तो हम सीधा सीधा यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दोनों की तरफ इंटीग्रेशन अगर करें तो करंट जीरो से लेके I तक बढ़ेगा, टाइम जीरो से लेकर टी तक चलेगा। तो बोल सकते हैं कि किसी भी टाइम टी पे इसमें जो करंट आएगा वो आएगा वी बाई एल इंटू टी। तो यहाँ हम करंट का वेरिएशन देख पा रहे हैं कि ये जो वेरिएशन है वो लीनियर वेरिएशन है विद टाइम। करंट लीनियरली वेरी करेगा टाइम के साथ। तो हम आराम से बता सकते हैं इसका जो ग्राफ बनेगा
आई वर्सेस टी का इन दिस केस वो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा कि करंट यहाँ पे इनफाइनाइट तो होगा, लेकिन समय साथ यहाँ पे अचानक से ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता। और यहाँ जो स्लोप बनता है वो भी हम कह सकते हैं इस इक्वेशन से कि दिस स्लोप इज नथिंग बट v बाई एल, है ना। यहाँ दिख रहे हैं y इक्वल टू mx की इक्वेशन बन रही है ये, तो m इज द स्लोप, v बाई एल यहाँ पे स्लोप आपको मिल रहा है, ठीक है। तो क्या बात हमें समझ में आई? क्या आप अगर विदाउट रेजिस्टेंस एक सर्किट बनाते हैं, तो एक सर्किट ऐसा जिसमें एक कंडक्टिंग वायर आपने रखा हुआ है इस तरीके से, और यहाँ अगर आप बात करते हैं करंट की, इस पूरे सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ जो करंट है, करंट बिकम्स इनफाइनाइट इंस्टेंटली। यहाँ कोई अपोज करने वाला नहीं है, करंट तुरंत ही इनफाइनाइट हो जाता है। लेकिन अगर इसी वायर को आप एक सोलेनोइड की फॉर्म में कनेक्ट करें, रेजिस्टेंस अभी भी 0 है पूरे सर्किट का, अभी भी सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो I becomes infinite, but with time, या it increases slowly, ऐसा आप कह सकते हैं। और ये किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू अपोजिशन ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर जो है वो कोई भी चेंज को सडन नहीं होने देता, वो हमेशा टाइम लेता है चेंज होने में। अपने अंदर जो भी चेंज होगा उसको हमेशा वो अपोज करेगा, किसी भी चेंज को सडन चेंज वो नहीं होने देगा। इस वजह से यहाँ जो करंट है वो तुरंत इनफाइनाइट ना होके थोड़ा सा टाइम लेती है इनफाइनाइट होने में। क्लियर है बात? देख चुके हम इक्वेशन किस तरीके से इसमें बन रही है। अब ये तो था एक आइडियल बैटरी के अक्रॉस आपने अगर एक इंडक्टर कनेक्ट कर दिया तो, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में कोई भी बैटरी आइडियल तो होती नहीं है, किसी भी सर्किट में जीरो रेजिस्टेंस हो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो हम देखते हैं कि एक जनरल सर्किट में जिसमें रेजिस्टेंस भी है, आपने एक इंडक्टर कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी के अक्रॉस, वहां पे करंट की ग्रोथ कैसी है, ठीक है। तो ऐसे सर्किट को बोलते हैं आरएल सर्किट या एलआर सर्किट, जिसमें रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टर भी है। तो हम लिखेंगे ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। वैसे एक एलआर सर्किट को बना लेते हैं जल्दी से। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये इंडक्टर हो गया, और यहाँ आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दी ऐसी। V वोल्ट की बैटरी है, R रेजिस्टेंस है और L इंडक्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। अब वही एक स्विच भी आपने यहाँ पे लगा रखा है। इस स्विच को जैसे आप क्लोज करेंगे, t इक्वल टू 0 पे आपने इसे क्लोज किया, ऐसा हिसाब है। तो जैसे आप क्लोज करेंगे इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा, और ये करंट अब समय के साथ इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर है वो अचानक होने वाले चेंज को अपोज करेगा, इसलिए करंट एकदम से इंक्रीज नहीं हो जाएगा, यहाँ भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। अब जब करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो इंडक्टर अपोज करेगा और एक ई इंड्यूस्ड यहाँ पे भी प्रोड्यूस होगा। और वो किस डायरेक्शन में होगा अब तक तो हम समझ चुके हैं, ऐसा कि वो इस करंट के इंक्रीमेंट को अपोज करे। मतलब ये ऐसा होना चाहिए कि एक बैटरी इस तरीके से बन जाए सच दैट ये इस आने वाले करंट को अपोज कर पाए, ठीक है। तो लिखते हैं जल्दी से, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में केवीएल लगाना चाहूं, इस पूरे सर्किट में केवीएल इन द सर्किट, तो क्या लिखूंगा? यहां से शुरू करते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज 0, तो इधर आऊंगा तो लिखूंगा प्लस v माइनस आई आर माइनस ई इंड्यूस्ड इक्वल टू 0। ये अपनी इक्वेशन बनेगी। आई आर पोटेंशियल ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस पे, और इंडक्टर में ई इंड्यूस जो इंड्यूस हुआ है वो, ये आपकी पोटेंशियल ड्रॉप की इक्वेशन बन जाएगी, केवीएल इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो v माइनस आई आर इक्वल टू ई इंड्यूस, और ई इंड्यूस होता है एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। डायरेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ ले रहे हैं एल डी आई बाई डी टी का। अब इसको इंटीग्रेट अगर करना है तो एक जैसे वेरिएबल्स एक तरफ होने चाहिए, तो आई वाले वेरिएबल्स एक तरफ, टी वाले दूसरी तरफ। तो आई में कौन कौन है, तो यहाँ लिख सकते हैं डी आई बाय वी माइनस आई आर, ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी, इक्वल टू
dt बाय एल, ये अपनी इक्वेशन यहाँ बन जाएगी। वेरिएबल सेपरेशन कर लिए, अब इंटीग्रेट करते हैं 0 से i और 0 से t। इनिशियल करंट जबकि आपने जस्ट क्लोज की तो इसमें 0 था, इनिशियल करंट टाइम 0 था, किसी टाइम t पे करंट i है, ये हमने यहाँ पे इसकी लिमिट लगा दी। इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन में पता है कि 1/i वाला जो फैक्टर है यहाँ पे वो ln में जाएगा, तो ये पूरी टर्म बनेगी ln ऑफ v माइनस आई आर, और क्योंकि यहाँ i का कोफिशिएंट भी है माइनस r, वो यहाँ पे डिवाइड में आएगा, तो -1/r यहाँ पे आपको मिलेगा ऐसा। लिमिट 0 से i तक इक्वल टू, इधर मिलेगा आपको t बाय एल, लिमिट 0 से t लगाएंगे t मिल जाएगा t बाय एल, ये आपको मिला यहाँ पे। जब इसमें आप लिमिट पुट करेंगे 0 से i वाली, तो यहाँ से देखिए क्या मिला, उस r को मैं उधर भेज देता हूँ, यहाँ बचेगा माइनस ln ऑफ, जब आप i रखेंगे तो ये बचेगा v माइनस आई आर, कोई दिक्कत नहीं। जब 0 रखेंगे तो बचेगा v, तो बाई v इक्वल टू, ये r इस तरफ आ गया तो r बाई एल इंटू टी, ये आपका बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। अपने को यहाँ से i निकालना है इन टर्म्स ऑफ v, तो देखिए क्या किया जाए, इस पूरे को माइनस उधर ले गया, यहाँ से आपके पास आया 1 माइनस आई बाई वी इंटू आर इक्वल टू, ये माइनस इस तरफ आ जाएगा, ln इस तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा e रेस टू पावर माइनस r बाई एल इंटू टी, जैसा हो जाएगा। ln हटाते हैं तो e रेस टू पावर में आता है। थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये आपको देखो क्या मिलेगा, ऐसे लिख सकते हैं i इंटू आर बाई वी इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस r बाई एल इंटू टी, ऐसा हो जाएगा। या फिर यहाँ से i अगर लिखा जाए तो लिखा जाएगा v बाई आर माइनस ई पावर माइनस r बाई एल इंटू टी, ये आपकी इक्वेशन आती है फाइनली करंट की। देख पा रहे हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी इस सर्किट में इंक्रीज होगा। दिस इज ग्रोथ ऑफ द करंट इन एन एलआर सर्किट, ये इक्वेशन यहाँ से बनती है। इस इक्वेशन को और इस तरीके से लिखा सकता है, आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाय टाउ। हमने आरसी सर्किट में भी ऐसी इक्वेशन पढ़ी थी, बिल्कुल सिमिलर तरीके से इक्वेशंस चलती हैं। अब यहाँ पे आई नॉट क्या है, आई नॉट इज मैक्सिमम करंट जो इस सर्किट में हो सकता है, I naught is equal to I max which is V by R, ठीक है। और टाउ क्या है यहाँ पे, टाउ इज L by R, ये है टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। आरसी सर्किट में भी हमने पढ़ा था, वहां पे टाइम टाउ इक्वल टू आरसी था, यहाँ पे टाउ इक्वल टू L by R है। ठीक है, चीजें ध्यान देनी चाहिए एज इट इज। मैक्सिमम करंट आई नॉट आ रहा है आपका V by R के बराबर, और मैक्सिमम करंट कब आएगा देखिए एक बार, आई इक्वल टू आई नॉट कब हो सकता है, जब ये पूरी टर्म 1 के बराबर हो जाए, उससे क्या होगा 1 माइनस 1, सॉरी ये पूरी टर्म 0 हो जाए, ये टर्म 0 हो जाए, तब आई इक्वल टू आई नॉट आपको मिल सकता है। जब ये टर्म 0 हो जाएगी तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई अब आई इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा, और ये टर्म 0 कब होगी, जब आप देख पा रहे हैं टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ई रेज़ पावर माइनस इन्फिनिटी विल बी 0। तो जब टाइम इनफाइनाइट होगा तब करंट मैक्सिमम होगा। तो हमने यही बात बोली थी कि यहाँ पे करंट धीरे धीरे ग्रो करेगा, 0 से शुरू होके इनफाइनाइट टाइम पे ये करंट मैक्सिमम होगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ बनता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ इस तरीके से, टी ग्राफ इन एलआर सर्किट, ग्रोथ ऑफ करंट ऐसा ग्राफ चलेगा ये। इसमें जो मैक्सिमम करंट यहाँ पे है वो है आई नॉट वी बाई आर के बराबर, टाइम 0 से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अगर मैं इस इक्वेशन में टाइम को टाउ के बराबर रख देता हूं, इफ मैं t इक्वल टू टाउ रखूं,
तो उस इक्वेशन में क्या मिलेगा आपको, देखिए जरा एक बार। टी इक्वल टू अगर टाउ रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, at t equal to tau, this equation will be I equal to I naught 1 minus e raised to power minus 1 minus 1 by e, ये इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे। t equal to tau रखा तो e की पावर minus 1 बचा, which is 1 by e, and 1 minus 1 by e will give you 0.63, कितना देगा 0.63, तो I equal to 0.63 I naught, ये आपको मिलता है। तो जब टाइम टाउ के बराबर होता है तो आपको करंट मिलता है 0.63 आई नॉट के बराबर। तो एक टाइम कांस्टेंट पे इसमें कितना करंट इंक्रीज हो गया, 0.63 आई नॉट। तो ये बात भी ध्यान रखने लायक है, जब ये यहाँ पे होगा टाउ पे इसमें करंट आया 0.63 आई नॉट के बराबर। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, आपसे अगर 2 टाउ पे पूछता तो आप उस इक्वेशन 2 टाउ रख देते तो जो भी आप सॉल्व करते हैं आपको आंसर मिल जाता। तो ये क्वेश्चन भी बहुत जनरली आपसे पूछे जा सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट के टर्म में आपसे पूछ रहा है कि इस बताइए 2.5 टाइम कांस्टेंट पे कितना करंट इसमें गया, या 3 टाइम कांस्टेंट पे इसमें कितना करंट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। सीधा सीधा हमें बस टी की जगह वैल्यू रखनी है उस टाइम कांस्टेंट के टर्म में। ठीक है बात। तो दिस इज द ग्रोथ इन एलआर सर्किट, ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ठीक है, बाकी बात यहाँ से क्या क्या चीजें समझ में आई। एक तो ये कि टी इक्वल टू टाउ जो करंट होगा वो हो जाएगा 0.63 आई नॉट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 63% ऑफ मैक्सिमम करंट, ये हो जाएगा। ठीक है बात। दूसरी बात ये कि टी इक्वल टू 0 करंट इज 0, ये बात भी क्लियर है। तो मतलब इनिशियली इंडक्टर बिहेव्स एज अ ओपन सर्किट, क्योंकि करंट 0 है। करंट 0 कब होता है, ओपन सर्किट में 0 होता है। और अगर बात की जाए टी इक्वल टू इंफिनिटी, तो हमने देखा था करंट यहाँ पे हो जाएगा आई नॉट के बराबर, विच इज मैक्सिमम। तो इस टाइम पे हम कह सकते हैं कि इंडक्टर या इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो एट स्टेडी स्टेट, जैसा ऐसा भी बोला जाता है आफ्टर लॉन्ग टाइम, टी इक्वल टू इंफिनिटी मतलब लंबे समय बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम इंडक्टर बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट। तो उस टाइम पे इंडक्टर हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जब भी आपको वो सर्किट बनाना है, अगर टी इक्वल टू 0 की बात है तो आप इंडक्टर को रिप्लेस करेंगे एक ओपन सर्किट से, अगर टी इक्वल टू 0 की बात है तो। और अगर टी इक्वल टू इन्फिनिटी की बात है तो आप इंडक्टर को रिप्लेस करेंगे बाय शॉर्ट सर्किट, इस तरीके से। ठीक है बात। तो सर्किट में ये चीजें बहुत काम आने वाली हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को कि जब आप इंडक्टर की बात कर रहे हैं और इनिशियल और फाइनल टाइम की बात करते हैं तो टी इक्वल टू 0 पे वो बिहेव करता है एज एन ओपन सर्किट, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे बिहेव करता है वो एज ए शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट क्यों, फिर से इसका बेसिक पे चले जाते हैं। इंडक्टर हमेशा अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करेगा। तो जैसे आपने उस की को क्लोज किया, करंट फ्लो होना शुरू होता अगर वहां सिर्फ रेजिस्टेंस होता और करंट हो जाता तुरंत ही V बाई आर के बराबर। लेकिन क्योंकि वहां पे इंडक्टर है, जैसे ही करंट चार्जेस फ्लो होना शुरू हुए, जब इंडक्टर से चार्ज फ्लो होना शुरू होगा तो वो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगा जो उस नेट इफेक्ट को जीरो कर देगा। तभी कहते हैं कि यहाँ पे इनिशियली करंट 0 होगा, लेकिन क्योंकि बैटरी अपना काम करेगी, वो लगातार करंट फ्लो करती रहेगी, चार्जेस को फ्लो करेगी, तो धीरे 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 इसमें करंट इंक्रीज होता रहेगा, लेकिन ये इंक्रीमेंट बहुत ही स्लो। और यहाँ पे एक बात और नोट की जा सकती है कि भाई ये जो आपने रिलेशन देखा
This is just opposite to capacitor in RC circuit. आरसी सर्किट में जब बात करते थे तो T इक्वल टू 0 कैपेसिटर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता था, क्योंकि वहां पे वो अपने ऊपर चार्ज स्टोर करना चाहता था। वो चाहता था कि सारा सारा चार्ज तुरंत मेरे पास आ जाए। तो वहां पे जब हम बात करते थे तो कहते थे कि वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, सारा चार्ज वो तुरंत अपने ऊपर ले लेना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे वो चार्ज होता जाता था, उसकी भूख कम होती जाती थी। वो टी इक्वल टू इन्फाइनाइट आते आते बिल्कुल चार्ज अब नहीं लेता था, कोई करंट वहां से फ्लो नहीं होता था। तो तब वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता था। जबकि इंडक्टर उसका उल्टा है, ये चेंज नहीं होने देना चाहता। इसीलिए टी इक्वल टू 0 पे इसमें करंट 0 होती है, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। धीरे 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 चेंजेस होते 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 ये फाइनली एक स्टडी स्टेट पे आ जाता है। तब इससे एक कांस्टेंट करंट फ्लो होती है, तब ये बिहेव करता है एज अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, सारी बातें पक्की बात। चलिए बात करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में, मतलब जब इससे करंट फ्लो हो रही है तो इस पूरे प्रोसेस में इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हुई। तो लिखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ये आपका टॉपिक है अभी। ओके, तो एनर्जी स्टोर्ड हमने बात करी थी कि भाई एक इंडक्टर ऐसा होता है, अगर इससे करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है तो यहाँ पे आई ई इंड्यूस प्रोड्यूस होता है इस डायरेक्शन में, है ना। तो मैं इसको ऐसा बता सकता हूँ कि एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, जिसमें करंट इस डायरेक्शन में अंदर आ रही है। ऐसा हिसाब है। और सोचिए करंट अगर एक बैटरी में पॉजिटिव से अंदर की तरफ चलती है, जैसा यहाँ पे है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट अंदर की तरफ आ रही है, तो ये बैटरी वर्क कर रही है या इस पे वर्क हो रहा है? ये बैटरी चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है? हमने बात करी है ये सर्किट थ्योरी में। ये बैटरी चार्ज हो रही है, मतलब ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर रही है। इसलिए अपने यहाँ लिखा एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है, तो यहां से हम सीधा साधा देख सकते हैं। और हमें पता है कि बैटरी पे वर्क डन कितना होता है। वर्क डन ऑन बैटरी, या इसी को लिख सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी कितना होता है। पावर को क्या लिखा जाता था? P इक्वल टू वी आई। तो यहां लिख सकते हैं पावर इक्वल टू ई इंड्यूस्ड इंटू आई। और ई इंड्यूस कितना होता है? ये कितना हो जाएगा? एल आई डी आई बाई डी। दिस विल बी द पावर। और पावर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। तो हम सीधा लिख सकते हैं इसको, दिस पावर इज नथिंग बट डी यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू एल आई डी आई बाई डी टी। अगर इसे इंटीग्रेट किया जाए तो मुझे मिलेगा ये, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू एल आई डी आई। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? डी यू मिला, ये चेंज ऑफ एनर्जी इज दिस। अब अगर मुझे इसकी टोटल एनर्जी की अगर बात करें तो पता है कि भाई इसमें जो टोटल करंट जा रहा है वो जा रहा है आई के बराबर। करंट कहां से कहां तक इंक्रीज हुआ? 0 से आई तक इंक्रीज हुआ। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा? 0 से आई तक ये तो टोटल एनर्जी जो स्टोर्ड होगी वो यहाँ से मिल जाएगी। इंटीग्रल डी यू इज यू। अगर आई डी आई को इंटीग्रेट करता हूँ तो आई स्क्वायर बाई 2 मिलता है। लिमिट 0 से आई है, कितना मिलेगा फाइनल आंसर आपको? यू इक्वल टू 1/2 Li square. This will be the energy stored in an inductor जब तक कि ये पूरा चार्ज होता है। 0 से आई तक जब करंट वेरी कर रहा है तो इसमें इतनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। U इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, लिख सकते हैं आप साइड में, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है, करंट कहां से कहां तक वेरी किया? 0 से आई तक, तब जाके इतनी एनर्जी इसमें स्टोर हुई है।
अच्छा, ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? ये एनर्जी स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे कैपेसिटर के बीच में, दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर होती थी, वैसे ही इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर होती है। तो आप लिख लीजिए पॉइंट, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड in the form of magnetic field. This energy is stored in the inductor in the form of magnetic field. ठीक है बात? ओके। अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है, इसकी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, ये फॉर्मूला होता है, अब सीधा सीधा लिखवा रहा हूं, दिस फॉर्मूला इज बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट जूल्स पर मीटर क्यूब। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। और याद कीजिए, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी भी हमने लिखी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एनर्जी डेंसिटी लिखते थे तो आपने लिखी थी वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वो आपने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की भी एनर्जी डेंसिटी होती है और वो दी जाती है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट से। ठीक है, आप चाहे तो इसे प्रूव भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूला को यूज करके एक सोलेनोइड के लिए टोटल एनर्जी लिखते हैं। अगर वो एनर्जी इंडक्टर की एनर्जी से मैच कर गई, मतलब हमारा ये जो फॉर्मूला है वो ठीक है। ठीक है, तो हम लिखते हैं फील्ड एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड stored in a solenoid, या आइडियल solenoid की बात करते हैं, इन अ करंट कैरिंग इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर इज नथिंग बट अ solenoid। तो अगर बात करें, एक solenoid है आपके पास, और solenoid में जो टोटल लेंथ है वो L है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो N है, और इससे जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है I। तो हमें पता है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है म्यू नॉट एन आई। यहाँ N जो होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इस लेंथ को अपन स्मॉल एल से बता देते हैं, इनटू आई। ऐसा हो जाएगा ये, क्लियर है बात? अब मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी, वो भी अपने को पता है। तो टोटल एनर्जी जो इसमें स्टोर्ड होगी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड, वो हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये टोटल एनर्जी हो जाएगी। और इसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, तो एनर्जी डेंसिटी होती है इसकी बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। अभी आप पढ़ के आए, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ठीक है, इनटू वॉल्यूम कितना होगा इस इंडक्टर का? तो जितना एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू एल, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर? इसको और सॉल्व करें तो मैं इसे लिख सकता हूँ बी की जगह म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई का स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू ए इंटू एल। ऐसा लिखा जा सकता है इसे पूरा। ठीक है, इसे अगर सॉल्व करें तो क्या लिखा जाएगा, देखिए 1/2 आ गया कॉमन, टोटल एनर्जी स्टोर्ड। अब बात कर रहे हैं एनर्जी डेंसिटी और इनटू वॉल्यूम करके, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके। ठीक है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये जो पूरी टर्म है ये है एल के बराबर। एल इंडक्टिव इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड वो था, तो एल आपने यहाँ पे लिख लिया हाफ एल आई स्क्वायर। आपको एनर्जी जो स्टोर्ड मिल गई वो मिल गई टोटल हाफ एल आई स्क्वायर, और यही हमने अभी कुछ देर पहले भी प्रूव किया था बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड।
तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यस, जो हमने एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला देखा था B²/2 म्यू नॉट, वो बिल्कुल ठीक है, दोनों से हमें एनर्जी सेम मिल पा रही है। ठीक है बात। तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की, और बात करेंगे कि एक इंडक्टर से अगर करंट कम होता है तो कैसा इसमें इफेक्ट आता है। चलिए तब तक के लिए बाय।